हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम दूसरा कॉज क्राइम का डिस्कस करने वाले हैं, जो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का और क्राइम के बीच का रिलेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कॉजेज ऑफ क्राइम में आज हेरिडिटी का क्या रोल है क्राइम में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। So heredity as a cause of crime. Many studies by criminologists have been made to establish a relationship between the delinquent behavior and heredity. तो बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट ने बहुत सारे स्टडीज किए हैं और उन्होंने ये खोजने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली जो क्रिमिनलिटी है, जो डेलिक्वेंट बिहेवियर है, जो पर्सन अपराध करता है, उसके और हेरिडिटी के वंश के बीच में क्या एक्चुअल में रिलेशन है। कि मतलब ये जो है कि ये बाप दादा से होते हुए आती है क्रिमिनलिटी, जैसे बाकी बहुत सारी चीज़ें हेरिडिटरी होती है, जो मतलब अपने बाप दादा से हेरिडेट करता है, पर्सन इनहेरिट करता है, वो वहाँ से लेता है। तो वैसा ही क्रिमिनलिटी भी एक क्रिमिनलिटी का और हेरिडिटी का रिलेशन खोजने की कोशिश की है बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट ने। देयर आर इक्वली अपोजिंग फाइंडिंग्स ऑन दिस सब्जेक्ट। जब क्रिमिनोलॉजिस्ट ने स्टडी किए और उन्होंने ये तलाशने की कोशिश की कि हेरिडिटी और क्रिमिनलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो क्रिमिनोलॉजिस्ट को अपोजिट फाइंडिंग्स मिले। मतलब कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट का कहना ऐसा था कि हेरिडिटी और क्राइम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट का कहना ऐसा था कि हेरिडिटी भी एक कॉज है क्राइम के पीछे। इन 1877 रिचर्ड डगडेल made a study of family called the Jukes, a mentally retarded family, and focused attention on poor heredity as a factor of crime. So यहाँ पर 1877 में रिचर्ड डगडेल नाम का एक क्रिमिनोलॉजिस्ट था, उसने स्टडी किया और उसने एक ज्यूक फैमिली की स्टडी किया। ज्यूक नामी एक पर्सन था, उसकी फैमिली की उसने स्टडी किया, जो कि मेंटली रिटार्डेड फैमिली थी, अनसाउंड माइंड फैमिली थी। मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं थे, और उसने ये खोजने की कोशिश की कि हेरिडिटी का और क्राइम का क्या रिलेशन है। तो मेंटली रिटार्डेड फैमिली थी जूक्स, उसका उसने स्टडी किया। द पर्सन नेम्ड मैक्स मैरिड वन एडा जूक्स एन इलिजिटिमेट गर्ल एंड देन प्रोड्यूस नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स। तो एक पर्सन था जिसका नाम था मैक्स, उसने एडाजुक्स नामी एक इलिजिटिमेट गर्ल, जो कि नाजायज लड़की थी, उससे उसके रिलेशनशिप हुए और वहां से बहुत सारे इश्यूज हुए, डिसेंडेंट्स हुए, बच्चे हुए फॉर एग्जांपल। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, डगडेल ट्रेस ओवर 1000 डिसेंडेंट्स एंड ऑल ऑफ देम वेर फाउंड टू बी क्रिमिनल। तो रिचर्ड डगडेल ने क्या किया कि उसके जनरेशन टू जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन की स्टडी किया, और उसके डिसेंडेंट मतलब एडा ज्यूक्स और मैक्स की जो रिलेशनशिप थे, उनसे उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे बहुत सारे जनरेशन की उसने स्टडी किया। 1000 लोगों का उसने स्टडी किया और 1000 लोगों को ट्रेस आउट किया उसने उनकी रिलेशनशिप से, और उसने ये देखा कि सब के सब कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सो एडा ज्यूक्स केम टू बी नोन एज अ मदर ऑफ क्रिमिनल्स। और एडा ज्यूक्स कैसे जाने लगी कि मदर ऑफ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल की मां है। ऑफ द 1000 डिसेंडेंट्स वेयर फाउंड 280 पॉपर्स, 60 थीव्स, 7 मर्डर्स, 140 अदर क्रिमिनल्स, 50 prostitutes, 440 that is visually VD patients and other deviants। तो मतलब यहां से उसने 1000 जो डिसेंडेंट्स लेकर आया था, ट्रेस आउट किया, उसमें से बहुत सारे 280 पॉपर्स थे जो छोटे मोटे ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे, 60 थीव्स थे, चोर थे, 7 मर्डरर्स थे जिन्होंने मर्डर किया था, 140 दूसरे कोई क्रिमिनल क्राइम्स किए थे उन्होंने, 50 उसमें से प्रोस्टिट्यूट्स थे, और 440 ऐसे थे कि जो कोई ना कोई डेविएंट बिहेवियर में लगे हुए थे, जो हैंडीकैप्ड थे और बहुत सारे गलत आदतों में लगे हुए थे। मतलब ये कहने का आया
कि रिचर्ड डगडेल ने जो ज्यूक्स नामी फैमिली की स्टडी की, 1000 लोगों को उसने ट्रेस आउट किया, और क्योंकि वो एडा ज्यूक्स नामी जो इलिजिटिमेट गर्ल थी, वो गर्ल इलिजिटिमेट थी, इसीलिए सारे डिसेंडेंट्स भी उसी तरीके के डिविएंट बिहेवियर, जिनका बिहेवियर ठीक नहीं था, क्रिमिनल्स बने। तो रिचर्ड डगडेल का मानना यह था कि हेरिडिटी और क्राइम के बीच में स्ट्रांग रिलेशनशिप है। यहां से उसने कंक्लूजन पे वो आया। देखिए, दूसरा एक स्टडी हुआ, गोदर रिपोर्टेड इन हिज स्टडी the Kalikak family that Martin Kalikak met a feeble-minded girl during the war and became a father of feeble-minded son from her। तो गोदर ने एक रिपोर्ट स्टडी किया, उसने एक कालिकक फैमिली की स्टडी किया उसने। अब मार्टिन कालिकक नाम का एक पर्सन था जो कि वार के दौरान, जंग के दौरान एक फीबल माइंडेड गर्ल से मिला, जिसका मेंटली स्टेबल गर्ल नहीं थी, उससे मिला और उनसे रिलेशनशिप हुई, और वहां से वो एक लड़के का बाप बन गया, वो फीबल माइंडेड गर्ल से। ठीक है। बाय द ईयर 1912 देयर वर 480 नोन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स फ्रॉम यूनियन एंड ही फाउंड दैट 143 ऑफ देम वर फीबल माइंडेड एंड मेनी अदर्स वर इलिजिटिमेट बाय बर्थ, अल्कोहलिक एंड प्रोस्टिट्यूट्स। अब क्या हुआ कि वो जंग के दौरान तो फीबल माइंडेड गर्ल से मिला, दोनों का रिलेशनशिप हुई, एक लड़का हुआ, और वो जंग से वापस आ गया। अब वो लड़के से फिर इश्यूज हुए, फिर इश्यूज हुए, फिर इश्यूज हुए। ऐसे गोदर ने उसके मार्टिन कालिकक के और फीबल माइंडेड गर्ल के डिसेंडेंट्स कितने ट्रेस आउट किया उसने? 480 डिसेंडेंट्स। उसके जो वारिस थे, उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे, बच्चे बच्चे के बच्चे वगैरह, 480 उसने डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ट्रेस आउट किया, और उसमें से 143 फीबल माइंडेड थे। मतलब वो फीबल माइंडेड गर्ल थी, इसलिए बेटे भी कैसे हुए, बच्चे भी कैसे हुए, फीबल माइंडेड। 143 आउट ऑफ 480 फीबल माइंडेड थे। एंड मेनी अदर वेर इलिजिटिमेट बाय बर्थ, क्योंकि वो खुद इलिजिटिमेट गर्ल थी, तो बाय बर्थ बहुत सारे इश्यूज इलिजिटिमेट हुए। अल्कोहलिक एंड प्रोस्टिट्यूट्स, उसमें से बहुत सारे अल्कोहलिक भी थे और प्रोस्टिट्यूट्स भी थे। मतलब ये कहने का आया, गोदर ने भी यहां पर वही रिलेशनशिप खोजने की कोशिश की कि क्रिमिनलिटी और हेरिडिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और गोदर का भी मानना यही है कि भाई वो जो फीबल माइंडेड गर्ल थी, उसी को इनहेरिट किए उसके बच्चों ने। मतलब फीबल माइंडेड बच्चे हुए, कुछ क्राइम क्रिमिनल बने, कुछ अल्कोहलिक, कुछ प्रोस्टिट्यूट, कुछ इलिजिटिमेट बाय बर्थ। Returning to the war, Mr. Kalikak married a respectable girl from a good family, and from this union also Godar traced 496 descendants and found that there were no feeble-minded person. Instead, found that many of them were lawyers, doctors, judges and other distinguished person. अब क्या हुआ? मार्टिन कालिकक जंग से वापस आया, और वापस आने के बाद उसने एक रिस्पेक्टेबल गर्ल से, मतलब रिस्पेक्टेबल फैमिली, एक अच्छी फैमिली के गर्ल से उसने मैरिज किया, और गोदर ने उनके यूनियन से, उनके रिलेशनशिप से भी 496 डायरेक्ट डिसेंडेंट को ट्रेस आउट किया, और यह देखा कि उसमें से एक भी फीबल माइंडेड नहीं था, बल्कि उसमें से बहुत सारे उसके जो इश्यूज थे वो लॉयर्स थे, कुछ उसमें से कुछ डॉक्टर थे, कुछ जजेस थे और अदर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। मतलब वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे थे। तो मतलब मार्टिन कालिकक ने दो लोगों से, दो गर्ल्स से मैरिज की, एक फीबल माइंडेड, एक रिस्पेक्टेबल। फीबल माइंडेड गर्ल से जो यूनियन से जो बच्चे हुए वो क्रिमिनलिटी की तरफ गए, और जो रिस्पेक्टेबल गर्ल से मैरिज किया उसने, तो वो सारे अच्छे काम, मतलब लॉयर्स, जजेस, डॉक्टर्स और डिस्टिंग्विश्ड पर्संस बने। तो यहां से गोदर ने ये कोशिश की खोजने की कि हाउएवर द अबव स्टडीज कैनॉट बी सेड to be based on sound methodologies to establish delinquent behavior heredity as a cause of crime। तो गोदर ने तो कोशिश किया था कि हेरिडिटी और क्रिमिनलिटी का स्ट्रांग रिलेशनशिप है, लेकिन ये दोनों भी स्टडी कोई स्ट्रांग मेथोडोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, जिसके चलते हम डिलिक्वेंट बिहेवियर को हेरिडिटी से जोड़े या हेरिडिटी को एज अ कॉज ऑफ क्राइम जोड़े। The study made by Murchison in 1924 revealed that there was no such direct relationship between intelligence and crimes। तो मुर्चिसन ने 1924 में एक स्टडी किया, और उसने वो एक कंक्लूजन पे आया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप इंटेलिजेंस और क्राइम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, कि मतलब पर्सन का इंटेलेक्ट जो है उसके और क्राइम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, ऐसा मुर्चिसन का मानना है। इवन दो it is impossible to determine the exact role of heredity in the commission of crime, the factor cannot be entirely neglected or ruled out। यहां पर हम एग्जैक्ट
हेरिडिटी का और कमीशन ऑफ क्राइम का क्या रिलेशनशिप है ये एग्जैक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम इस फैक्टर को रूल्ड आउट भी नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं हेरिडिटी एज अ कॉज ऑफ क्राइम हो सकता है। इट हैज however been admitted by criminologists that certain physical and mental traits may be inherited which can directly result in delinquent behavior। लेकिन कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट ने यह भी एडमिट किया कि कुछ फिजिकल और मेंटल ट्रेड्स जो इनहेरिट होते हैं, जो बाप से बच्चों में, बच्चों से उसके बच्चों में जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है डेलिंक्वेंट बिहेवियर, उससे ही पर्सन क्रिमिनल बनता है। तो इस तरीके से क्राइम के और हेरिडिटी के बीच में रिलेशनशिप खोजने की कोशिश की गई, और दैट्स व्हाई हेरिडिटी एज अ कॉज ऑफ क्राइम, मतलब हेरिडिटी भी कहीं ना कहीं क्राइम का एक कॉज है। तो यहां पर हमने कंक्लूड किया इस कॉज को। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।